तो आज हम परमहंस योगानंद की ध्यान विधि पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। और उसके पीछे का जो विज्ञान है, जैसा उनकी किताब मेटाफिजिकल मेडिटेशंस में बताया गया है। हाँ। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान मतलब बस तनाव कम करने के लिए है। बिल्कुल। पर क्या ये सच में उससे कहीं ज्यादा हो सकता है? मतलब जीवन को बदलने वाली कोई शक्ति? यही तो बात है। हमारे पास योगानंद की शिक्षाएं हैं, कुछ उपनिषदों के संदर्भ भी हैं, और हाँ, आधुनिक विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस क्या कहता है वो भी देखेंगे। तो हमारा मिशन यही है कि इन सबको मिलाकर समझें कि योगानंद का ध्यान आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। परमहंस योगानंद, जिन्हें ज्यादातर लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक के तौर पे जानते हैं, उन्होंने ही क्रिया योग को पश्चिम तक पहुंचाया। हाँ, वो किताब तो बहुत प्रसिद्ध है। ना? और उनका नजरिया वो बड़ा मौलिक था। वो मानते थे कि हमारी जो चेतना है, व्यक्तिगत चेतना, वो उस विराट मतलब सार्वभौमिक ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हाँ, उनका एक कथन भी है शायद इसी बारे में, कुछ ऐसा कि जैसे शरीर का हर अंग जीवन ऊर्जा से जुड़ा है, बिल्कुल सही। वैसे ही मन और आत्मा भी सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़े हैं। ये सोचना ही कितना अलग है ना, कि हम सब एक बड़े ऊर्जा तंत्र का हिस्सा है। सही बात है। और आज हमारी चर्चा का मकसद भी यही है। योगानंद के ध्यान के मूल सिद्धांत क्या हैं? वो कौन सी तकनीकें सिखाते थे और उनका असर हमारे जीवन पर क्या हो सकता है? और ये भी देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान, जैसे उपनिषदों की बातें हाँ, और आज का न्यूरो साइंस, कैसे ही की तरफ इशारा करते लगते हैं। बिल्कुल। यही सबसे दिलचस्प बात है। अच्छा, तो शुरू करते हैं योगानंद की पद्धति के आधार से। स्रोत बताते हैं कि यह क्रिया योग पर आधारित है। तो ये क्रिया योग ये है क्या आखिर? मतलब सिर्फ सांस लेने की कोई तकनीक है या कुछ और? क्रिया योग, हाँ, ये योगानंद की शिक्षाओं का आप कह सकती हैं दिल है। सिर्फ एक तकनीक कहना वो शायद पूरी बात नहीं होगी। अच्छा, ये असल में कई चीजों का एक मिश्रण है, एक पूरी प्रणाली। इसमें मुख्य रूप से प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब श्वास नियंत्रण? हाँ, श्वास के जरिए प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण पाना, साथ ही मन को एकाग्र करना, ये क्षमता विकसित करना और अपनी आत्मा, अपने असली स्वरूप के प्रति जागरूक होना, ये सब इसका हिस्सा है। ये सिर्फ अलग-अलग तकनीकें नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जिसका लक्ष्य है प्राण शक्ति को नियंत्रित करना और उसे ऊपर की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगामी करना। हाँ, जिससे चेतना का विस्तार हो सके। तो ये सिर्फ मन शांत करने से आगे की बात है, ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। और आपने कहा इसका संबंध हमारे प्राचीन ग्रंथों से भी है, उपनिषदों से? हाँ, और ये बहुत गहरा संबंध है। स्रोत दो खास उपनिषदों का जिक्र करते हैं। पहला है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद? हाँ, उसका एक बहुत प्रसिद्ध महावाक्य है, तत् त्वम् असि। तत्त्वमसि सुना है। इसका मतलब? का अर्थ है वह तुम हो। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, बल्कि एक अनुभव करने लायक सच्चाई है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन और वो परम सत्य ब्रह्म, वो मूल रूप से एक ही हैं। एक ही है? हाँ, योगानंद का ध्यान इसी एकता को, इसी अभेद को महसूस करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। मतलब जानने से आगे बढ़कर वो होने की बात है। वह तुम हो, ये मानना कि हम उस परम सत्ता से अलग नहीं हैं, ये तो ध्यान के लक्ष्य को ही एक अलग स्तर पर ले जाता है। और दूसरा उपनिषद कौन सा था? दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें एक बहुत जानी मानी प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय। आहा, हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। बिल्कुल, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। ये प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानवीय चेतना की एक गहरी पुकार है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की एक तड़प। सही। ध्यान इस सफर में एक मशाल की तरह है, जो हमें भ्रमों से, सीमाओं से निकालकर वास्तविकता का, अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कराता है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो योगानंद ने इस हजारों साल पुराने ज्ञान को लिया और उसे आज के समय के लिए, आज के इंसान के लिए सुलभ और प्रासंगिक बना दिया। ये वाकई प्राचीन और आधुनिक सोच का एक संगम जैसा लगता है। निश्चित रूप से उन्होंने इन गहरे आध्यात्मिक सत्यों और तकनीकों को इस तरह से पेश किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके।
ये उनकी एक बहुत बड़ी देन है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेरणादायक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आज का विज्ञान भी इन बातों को मानता है? क्या न्यूरोसाइंस मतलब मस्तिष्क विज्ञान इसके बारे में कुछ कहता है? यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये पहलू बहुत आकर्षक है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे पुराना अनुभव और नया विज्ञान एक साथ आ सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि न्यूरोसाइंस के कई निष्कर्ष उन बातों की पुष्टि करते हैं जो योगी हजारों सालों से कहते आ रहे हैं। जैसे ध्यान के दौरान मस्तिष्क की तरंगों में मतलब ब्रेन वेव्स में साफ बदलाव देखे गए हैं। खास तौर पर अल्फा और थीटा तरंगों की गतिविधि बढ़ जाती है। अल्फा और थीटा तरंगे, हाँ। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये महसूस कैसे होता होगा? देखिए, अल्फा तरंगे आमतौर पर तब दिखती हैं जब हम शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं पर जागरूक भी होते हैं। जैसे हल्की नींद आने से पहले की जो स्थिति होती है ना। हाँ। और जब ध्यान और गहरा होता है तो थीटा तरंगे ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। ये अवस्था और भी गहरे विश्राम से जुड़ी है, बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि मतलब इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि सीखने और याददाश्त से भी जुड़ी हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ध्यान के दौरान हम सिर्फ शांत नहीं होते, बल्कि हमारा मस्तिष्क एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो ज्यादा ग्रहणशील और अंदर से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यानी ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये दिमाग की कार्यप्रणाली में असल मापने लायक बदलाव है। बिल्कुल। और तनाव पर इसके असर के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? आजकल तनाव तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है। शोध बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि नियमित ध्यान अभ्यास से तनाव हार्मोन, खासकर कॉर्टिसोल, उसका स्तर कम हो सकता है। कॉर्टिसोल? हाँ, कॉर्टिसोल अगर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ध्यान इसे कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। और ये सहज ज्ञान और रचनात्मकता वाली बात, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी, ये कैसे काम करती होगी? क्या बस शांत होने से ही नए विचार आने लगते हैं? काफी हद तक ऐसा ही है। सोचिए, जब हमारा मन लगातार विचारों के शोर से, चिंताओं से, प्लानिंग से भरा रहता है तो हमारी जो गहरी आंतरिक आवाज है वो दब जाती है। सही बात है। ध्यान इस शोर को कम करता है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो वो बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ता है। इससे हमारे अचेतन मन में जो दबे हुए समाधान है, नए विचार हैं, गहरी समझ है, वो सतह पर आ सकते हैं। इसी को हम सहज ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। एक शांत और खुला मन वो क्रिएटिविटी के पनपने के लिए एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। स्रोत में न्यूरोप्लास्टिसिटी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी जिक्र है। ये थोड़े तकनीकी शब्द लग रहे हैं, इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? जरूर। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक बहुत ही आप कह सकती हैं क्रांतिकारी विचार है। अच्छा? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। बदल सकता है मतलब हमारे अनुभव, हमारी आदतें, हमारे विचार, ये सब हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच के कनेक्शन को बदल सकते हैं। कुछ कनेक्शन मजबूत हो सकते हैं, कुछ कमजोर, और नए कनेक्शन बन भी सकते हैं। अरे वाह! तो नियमित ध्यान का अभ्यास वो सचमुच हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बदल सकता है। ये एकाग्रता बढ़ाने वाले हिस्से, भावनाओं को कंट्रोल करने वाले हिस्से, सहानुभूति से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को मजबूत कर सकता है। अच्छा, यानी ध्यान केवल आराम नहीं देता, ये सचमुच हमारे दिमाग को एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता के लिए नए सिरे से ढाल सकता है। हम अपने अनुभव खुद चुनकर अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर सकते हैं। ये समझना कि हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये तो काफी शक्तिशाली विचार है। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या है? देखिए, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो शरीर के अपने आप होने वाले काम जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन, इनको कंट्रोल करता है, उसके दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, तनाव या खतरे में हमें तैयार करता है। हाँ। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम अक्सर ज्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, ये तो है। जिससे हम लगातार तनाव में रहते हैं। ध्यान क्या करता है? वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करने में मदद करता है। अच्छा। ये शरीर को शांत करता है, दिल की धड़कन धीमी करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को मरम्मत और पुनर्निर्माण का मौका देता है।
ये तनाव के असर को बैलेंस करने का एक कुदरती तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो विज्ञान भी अब उन फायदों को मान रहा है और माप भी रहा है जिनकी बात योगी सदियों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो मानसिक शांति हो, बेहतर एकाग्रता हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेल तो अद्भुत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ध्यान सिर्फ कोई आस्था या विश्वास का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके शरीर और मन पर वास्तविक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रभाव होते हैं। ये संगम ध्यान के महत्व को और भी पुख्ता करता है। ये सब सैद्धांतिक और वैज्ञानिक बातें समझने के बाद अब सवाल उठता है कि इसे असल में किया कैसे जाए। परमहंस योगानंद ने जो ध्यान की व्यवहारिक विधि बताई है वो क्या है, जैसा स्रोतों में बताया गया? हाँ, स्रोत एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताते हैं जिसे कोई भी आजमा सकता है। अच्छा। पहला कदम है आसन, यानी बैठने का तरीका। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें जहां बिना हिले डुले कुछ देर रह सके। सबसे जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुकी हुई ना हो। रीढ़ सीधी, ठीक है। कंधों को आराम दे और आंखें धीरे से बंद कर लें। ठीक है, आराम से बैठना, रीढ़ सीधी रखना, ये तैयारी हो गई। इसके बाद दूसरा कदम है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी स्वाभाविक सांस पर ध्यान दें। कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इसमें कोई जोर नहीं लगाना है, बस साक्षी भाव से देखना है। सिर्फ देखना है? हाँ, और इस दौरान मन में विचार आएंगे ही, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोशिश करें कि उन विचारों में उलझे नहीं उनका विश्लेषण करें। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं ना, हाँ, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। और जब भी ध्यान भटके, जो कि भटकेगा ही, बिना परेशान हुए धीरे से वापस अपना ध्यान सांस पर ले आएं। ये आसान नहीं होता होगा शुरू में? बिल्कुल नहीं, मन भटकेगा ही। महत्वपूर्ण ये है कि भटकने पर खुद को कोसे नहीं, बस धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आएं। यही अभ्यास है। विचारों को बस देखना, उनसे लड़ना नहीं। ये सुनने में सरल है, पर शायद इसमें अभ्यास लगता है। अगला कदम क्या है? तीसरा कदम है मंत्र का मानसिक जाप। श्रोत ओम के मानसिक जाप का सुझाव देते हैं। ओम? हाँ, मनी मन बिना होंठ हिलाए ओम का जाप करें। कोशिश करें कि इसके मानसिक उच्चारण के साथ जो सूक्ष्म स्पंदन वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, उनके प्रति सजग हों। ओम को ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना जाता है। हाँ, सुना है। और इसका जाप मन को एकाग्र करने और आंतरिक शांति लाने में बहुत मदद करता है। ओम का मानसिक जाप और उसके स्पंदनों पर ध्यान। चौथा कदम कुछ खास लगता है, प्रकाश की कल्पना। ये क्या है? हाँ, चौथा कदम योगानंद की क्रिया योग तकनीक का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें आपको कल्पना करना है। कल्पना कर रहे हैं? हाँ, कि एक दिव्य, सुनहरा या सफेद प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार से, बेस से प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। हर एक वर्टेब्रा को, कशेरुका को रोशन करता हुआ सिर के शीर्ष तक पहुंच रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर तक? बिल्कुल। योग दर्शन मानता है कि रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाम का एक मुख्य ऊर्जा चैनल होता है। ये प्रकाश कल्पना उसी चैनल में सोई हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जगाकर ऊपर उठाने और उच्च चेतना केंद्रों तक ले जाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि ऊर्जा को दिशा देने का एक तरीका है। रीढ़ की हड्डी में प्रकाश की कल्पना, ये ऊर्जा प्रवाह और चेतना के ऊपर उठने से जुड़ा एक गहरा प्रतीक है। और अंतिम चरण क्या है? ध्यान समाप्त कैसे करें? अंतिम चरण है ध्यान का समापन। जब आपको लगे कि आपका समय पूरा हो गया है, तो एकदम से उठना नहीं है। अच्छा। कुछ पल शांति से बैठें। अपने अंदर कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड का भाव लाएं, इस शांति के लिए, इस अनुभव के लिए। फिर धीरे धीरे अपने शरीर और आसपास के माहौल के प्रति सजग हों। जब पूरी तरह तैयार महसूस करें, तब धीरे से अपनी आंखें खोलें। एक व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। तैयारी है, एकाग्रता है, फिर ऊर्जा निर्देशन है और फिर समापन। ये जो रीढ़ के प्रकाश की कल्पना वाली तकनीक है, क्या यही क्रिया योग को दूसरी ध्यान विधियों से अलग बनाती है? हाँ, ये क्रिया योग की एक विशिष्ट तकनीक है जो इसे कई अन्य ध्यान पद्धतियों से अलग करती है। वो शायद केवल श्वास या मंत्र पर ही ध्यान केंद्रित करती हूँ। क्रिया योग में ऊर्जा के नियंत्रण और उसके ऊर्ध्वगमन पर, मतलब ऊपर उठने पर विशेष जोर दिया जाता है, और यह प्रकाश कल्पना उसी का एक हिस्सा है।
योगानंद का मानना था कि इस तरह की तकनीकों से आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है। क्या दूसरे शास्त्रीय ग्रंथ भी ध्यान के इस महत्व पर जोर देते हैं? स्रोत कुछ और उदाहरण देते हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ध्यान का महत्व भारतीय दर्शन और योग परंपरा में कितना केंद्रीय है। मिसाल के तौर पर पतंजलि योग सूत्र, हाँ, जिसे योग का आधार ग्रंथ माना जाता है, उसका दूसरा सूत्र ही कहता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योगश्चित्तवृत्ति नवधा, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है योग चित्त यानी मन की वृत्तियों मतलब विचारों, भावनाओं, यादों के उतार चढ़ाव का निरोध यानी नियंत्रण है। मन की वृत्तियों का नियंत्रण? बिल्कुल, और इस नियंत्रण को पाने का सबसे मुख्य साधन ध्यान ही है। ये दिखाता है कि मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करना ही योग का सार है, सिर्फ शारीरिक आसन करना नहीं। अच्छा, तो योग का लक्ष्य ही मन पर नियंत्रण पाना है और ध्यान उसका रास्ता है। भगवत गीता का भी उल्लेख था शायद? हाँ, भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान का महत्व और विधि समझाते हैं। वो कहते हैं कि योगी को एकांत जगह पर बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। वे संतुलित जीवन शैली पर भी जोर देते हैं। न बहुत ज्यादा खाना, न भूखे रहना, न बहुत ज्यादा सोना, न बहुत जागना। संतुलन और नियमित अभ्यास, ये गीता के अनुसार ध्यान में सफलता के लिए जरूरी हैं। संतुलन और नियमितता, ये बातें बार बार सामने आ रही हैं। क्या स्रोत में किसी के वास्तविक अनुभव का भी जिक्र है जिसने इन तकनीकों का अभ्यास किया हो? कोई कहानी? हाँ, एक संक्षिप्त उल्लेख है एक साधक का जिसने लगातार 3 महीने तक क्रिया योग का नियमित अभ्यास किया। रोज? हाँ, रोज। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसे अपने अंदर एक गहरी शांति, स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव हुआ जो पहले नहीं था। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि अगर इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ा या सुना ना जाए, बल्कि जीवन में उतारा जाए, तो वास्तविक बदलाव संभव है। बिल्कुल। ये कहानी वाकई इस बात पर जोर देती है कि परमहंस योगानंद नियमित अभ्यास को इतना महत्व क्यों देते थे। बिल्कुल, योगानंद का संदेश बहुत स्पष्ट था। स्रोत के अनुसार वे कहते थे कि भले ही रोज केवल 20 मिनट का ही अभ्यास किया जाए। सिर्फ 20 मिनट? हाँ, लेकिन अगर वो पूरी निष्ठा, नियमितता और सही तकनीक से किया जाए, तो ये जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं रहता। धीरे धीरे ये सोचने, महसूस करने और जीवन जीने का तरीका बन सकता है। एक गहरा आंतरिक रूपांतरण ला सकता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटें, तो मुख्य बातें या निष्कर्ष क्या कहे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहला, परमहंस योगानंद का ध्यान सिर्फ मन को शांत करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये मन, आत्मा और शरीर की ऊर्जाओं के बीच एक गहरा सामंजस्य, एक अलाइनमेंट स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ठीक है, सामंजस्य और संरेखण। और दूसरा निष्कर्ष? क्रिया योग के बारे में। दूसरा, क्रिया योग अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसे उपनिषद और योग सूत्र को ऊर्जा विज्ञान की गहरी समझ के साथ जोड़ता है, और जिसके फायदे अब आधुनिक न्यूरोसाइंस द्वारा भी प्रमाणित हो रहे हैं। ये परंपरा और विज्ञान का एक सार्थक संगम है। परंपरा और विज्ञान का संगम। और अंत में व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि इस ध्यान का नियमित और सही अभ्यास हमें केवल तनाव मुक्त ही नहीं करता, बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, बढ़ी हुई अंतर्दृष्टि और यहाँ तक कि गहन आध्यात्मिक जागृति की ओर भी ले जा सकता है। ये व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज का एक प्रमाणित मार्ग है। ये सब सुनकर और समझकर एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, जरूर कहिए। हम अक्सर ध्यान के फायदों को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं कि हमें शांति मिलेगी, हमारी सेहत सुधरेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर योगानंद के कहे अनुसार हम सच में उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़े हैं, तो क्या मन, आत्मा और ऊर्जा का ये निरंतर संरेखन जिसका अभ्यास हम ध्यान में करते हैं, क्या ये सिर्फ हमारे अंदर के अनुभव को ही बदलता है, या ये बाहरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया और उसके साथ हमारे रिश्ते को भी मौलिक रूप से बदल सकता है?
क्या ये वास्तविकता की हमारी पूरी धारणा को ही एक नया आयाम दे सकता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है, नहीं?